तो क्या हाल है मेरे भाइयों का। सब बढ़िया है ना। सबसे पहले तो गाइस टेक फॉर मॉब की पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूं आने वाला साल आपकी सारी उम्मीदें और जो भी आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी। और अगर बात करें स्मार्टफोन्स की, लास्ट ईयर 2025 में 50,000 रुपीज के बजट में जब आप मेरे से पूछते थे ना कोई अच्छा कैमरा फोन बता दो, तो मेरे पास दो तीन ऑप्शंस होते थे। Vivo X200 FE एक अच्छा ऑप्शन है, उससे पहले Xiaomi 15 मैंने आपको काफी रिकमेंड करा। अब Vivo X200 FE थोड़ी सी इमेजेस में ओवर शार्पनिंग होती है, बट ओवरऑल अच्छी इमेजेस वो कैप्चर कर लेता है। कुछ लोगों को उस तरीके की ओवर शार्पन इमेजेस पसंद भी आती हैं। वेयरएज Xiaomi 15 बिल्कुल सफिशिएंट डिटेल्स के साथ नॉइस को काफी लो रखता था और मुझे पर्सनली Xiaomi 15 की इमेजेस ज्यादा पसंद आती हैं। बाकी रह जाती है कलर साइंस, वाइट बैलेंस, इस सब के बेसिस पे हम कैमरास वगैरह कंपेयर करते हैं एंड आपको एक फोन रिकमेंड करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2026 में एक चीज थोड़ी सी बुरी देखने को मिली। फोन्स लाइक Vivo X300, Oppo Find X9, OnePlus 15, OnePlus 15 की तो बात ही मत करो। जब बात कर रहे हैं बेस्ट कैमरा फोन्स की तो वहां पे OnePlus का अब कोई काम नहीं है। मैंने रिव्यू करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। फोन वो ठीक है बट जो है सो है। Vivo X300, Oppo Find X9, इन दोनों फोन्स को अब आप 50 से 55,000 में परचेज नहीं कर सकते। दोनों फोन्स का प्राइस 60,000 से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। ऑफलाइन में भी सेल्समार्ट कैफे जैसे स्टोर्स पे आपको अच्छी डील्स मिल जाती हैं। 65,000 के अराउंड आपको ये दोनों फोन्स मिलते हैं। अगर आपके एरिया में कोई इससे कम में दे दे तो वो अलग बात है। द पॉइंट इज, अब जब मेरे से कोई पूछ रहा है कि 50,000 में 55,000 में एक बेस्ट कैमरा फोन बता दो, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है एक अच्छा कैमरा फोन रिकमेंड करना। Xiaomi 15 ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। Vivo X200 FE अभी भी अवेलेबल है, बट अगेन जैसे कि बताया थोड़ी सी ओवर शार्पन इमेजेस कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, तो वो मैं सबको रिकमेंड नहीं करता और वीडियोस वो उतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्मार्टफोन कैमरास को इतनी ज्यादा आखिर इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, तो आप ही मेरे को बताओ। अगर 50,000 रुपीज से ऊपर कोई पर्सन स्पेंड करता है, देन फोन के कैमरास अच्छे होने चाहिए, तभी आप उतने पैसे स्पेंड करते हो। अदरवाइज कम प्राइस सेगमेंट में Realme GT70 बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बट कैमरा सेंसर्स छोटे हैं, तो कैमरा वाला जो एस्पेक्ट है वहां पे ये फोन ऑब्वियसली थोड़ा डिसअपॉइंट ही करेगा। एंड इसका प्राइस कम है, तो कम प्राइस के फोन्स भी तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। GT70 इज वन ऑफ देम। Realme P3 Ultra एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट एक्स्ट्रा पैसे इसलिए तो स्पेंड करते हैं कि यार इमेज क्वालिटी भी बढ़िया चाहिए, अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कर सके, इस वजह से मैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। कमिंग बैक टू Oppo Find X9 या फिर जो रिसेंटली Vivo X300 लॉन्च हुआ है, ये दोनों फोन्स ठीक हैं। Vivo X300 का रिव्यू अलग से करूंगा। कॉम्पैक्ट फोन है, बट उस फोन में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से Oppo Find X9 को रेकमेंड करना ज्यादा मेरे लिए इजी हो गया है। इवन दो इसमें कुछ कमियां ऐसी हैं जिसके बारे में भी मैं बात करूंगा। अपनी प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज को ध्यान में रखना फोन परचेस करते टाइम। Oppo Find X9 एक ऐसा फोन है जिसमें Vivo X300 की तरह ना तो USB Type-C 3.2 पोर्ट मिलता है फॉर पीपल जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली 4K वीडियोस रिकॉर्ड करी या कुछ डेटा है जो अपने सिस्टम में आपको कॉपी करना है, तो डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको Oppo Find X9 में काफी स्लो मिलेगी कंपेयर टू सेम सेगमेंट में आने वाला X300। इवन इसमें जो डिस्प्ले है वो LTPS डिस्प्ले है। सिंपल लैंग्वेज में इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक जाता है, बट इट कांट कम एज लो एज 1 हर्ट्ज। उसका नुकसान क्या होता है? मेरी टेस्टिंग में इस फोन के अंदर जब भी मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अनेबल करके इस फोन को यूज कर रहा हूं, सो यस इसमें 7000 mAh से ज्यादा बैटरी कैपेसिटी है, बट बैटरी ड्रेन थोड़ी ज्यादा हो रही है। मेरे को ये चीज नहीं पसंद, तो मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डिसेबल करी। ओप्पो को तो मैं खुले में क्रिटिसाइज करूंगा कि फोन अच्छा बनाया, बट ये दो एस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। एक Type-C पोर्ट, चलो ठीक है, हर बंदा इतना फ्रीक्वेंटली डेटा ट्रांसफर नहीं करता, वो इतना बड़ा रीजन नहीं है, बट डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक जानी चाहिए थी। प्रॉपर LTPO डिस्प्ले देते, स्पेशली अगर फोन का प्राइस 70,000 से ज्यादा रख दिया है। आई अग्री, ऑफर्स वगैरह में 64-65,000 का ही फोन मिल जाता है, बट अगर फोन का प्राइस इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो इन एस्पेक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज क्यों किया गया? अगर कंपटीशन से कंपेयर करें तो ये दोनों एडवांटेज Vivo X300 ले जाता है। कोई पर्सन अगर ऑन पेपर स्पेक्स देख के फोन परचेस करता है तो वो एक चीज बहुत क्लियरली समझ जाएगा कि Vivo X300 एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन मेरे जैसा पर्सन जिसने दोनों फोन्स खुद परचेस करे, दोनों फोन्स यूज करके देखे, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया कि यस ओप्पो ने डिसअपॉइंट करा यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करके। उसके बाद भी Vivo में कुछ कमियां ऐसी है जिसकी वजह से मुझे Oppo Find X9 रेकमेंड करना ज्यादा सही लग रहा है, बट ये फोन ओवर प्राइस्ड है।
इस फोन का प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए था। 64,000 रुपीज में भी ये प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा, कंसिडरिंग इसमें ये दो कॉम्प्रोमाइजेस दिए गए हैं। अब क्या अच्छा है, वीवो के कंपैरिजन में इस फोन का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। एक नॉर्मल पर्सन जिसको वीडियोस देखनी है, मूवीज देखनी है, तो एक बहुत अच्छी ओलेड डिस्प्ले दी गई है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ। कलर सैचुरेशन काफी अच्छी है, थोड़ी सी वाइब्रेंट है, बट कलर्स को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके ट्विक कर लेना, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को डिसेबल कर देना। और अगर आपको कोई ऐप ऐसा लग रहा है कि 120 हर्ट्ज पे वर्क नहीं कर रही, देन ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद भी मेरी टेस्टिंग में कुछ ऐप्स लाइक ट्विटर, जिसको अब एक्स कहते हैं, वो अपने आप कभी कभी 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज पे चलने लगती है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड बग्स मैंने इस फोन में नोटिस करे हैं। होपफुली फीडबैक पॉजिटिवली लेगा ओप्पो और इन इश्यूज को फिक्स कर देगा। बट अगर आप ट्विटर को फोर्सफुली 120 हर्ट्ज पे सेट कर दोगे, देन वो 120 हर्ट्ज पे वर्क करती है, बट कभी कभी वो अगेन 90 हर्ट्ज पे, 60 हर्ट्ज पे चलने लग जाती है। फिर से सेटिंग्स में जाना, फिर 120 हर्ट्ज को डिसेबल करके फिर ट्विटर को 120 हर्ट्ज पे सिलेक्ट करोगे तो वो अगेन ठीक से वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ये कुछ छोटे मोटे बग्स हैं। इसके अलावा Dimensity 9500 चिपसेट इतना केपेबल है कि वैसे तो अगर Antutu स्कोर देखे तो ये फोन बिल्कुल स्मूथली चलना चाहिए। 95% ऑफ द टाइम ये फोन स्मूथली चलता भी है, सारी एप्स को इजीली हैंडल कर लेता है और एप्स ओपन करते टाइम ज्यादा आपको लैग नोटिस नहीं होगा। बट येस, कभी कभी थोड़े से स्टटर्स मैंने नोटिस करे हैं, जो कि इस चिपसेट से तो एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत केपेबल चिपसेट है। आई गेस अगेन सॉफ्टवेयर इज नॉट वेल ऑप्टिमाइज्ड। ऑक्सीजन ओएस, यार कंफ्यूज हो जाता हूँ, कलर ओएस 16, वैसे एक ही बात है बट चलो थोड़ा सा डिफरेंस है। कलर ओएस 16 को थोड़ा सा और अपडेट्स देके ये जो छोटे मोटे बग्स मैंने बताए इन्हें फिक्स करने की जरूरत है। अदरवाइज फोन बहुत स्मूथली एप्स ओपन करता है। एनिमेशंस कलर ओएस 15 के जितने स्मूथ थे उतने ही स्मूथ कलर ओएस 16 पे देखने को मिलेंगे। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मेरे को ओवरऑल बहुत अच्छा लगा एंड ये कहीं ना कहीं Vivo X300 से बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दे रहा है। मतलब उसमें कुछ ऐसे बग्स हैं जिसकी वजह से बग्स दोनों फोन्स में है बट उसमें ज़्यादा है, जिस वजह से फिलहाल ये फ़ोन ज़्यादा स्टेबल मुझे लगा। एक चीज़ और, कलर ओएस 16 में अब वैसे फीचर्स गिनवाने बैठूंगा तो दुनिया जहान के फीचर्स हैं। ऐप लॉक हो गया, एनिमेशंस को, आइकन्स को, सब कुछ अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जिन्हें अपनी फ़ोन को थोड़ा सा एक अलग पर्सनल टच देना हो तो लॉक स्क्रीन को बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। सो सॉफ्टवेयर एक बहुत ही मैं कहूँगा कि अच्छा है इस फ़ोन का। इवन दो इस प्राइस सेगमेंट के फ़ोन से हम ब्लोटवेयर एक्सपेक्ट नहीं करते, वो थोड़ा बहुत आपको डिसेबल करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट BGMI गेंशिन इम्पैक्ट दोनों टेस्ट करी मैंने इस फ़ोन में। गेंशिन इम्पैक्ट थोड़ी सी कम खेली और तब भी मैं इतना कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम FPS कंसिस्टेंट रहते हैं और ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते नहीं। अगर BGMI की बात करूँ 120 FPS पे सपोर्ट दिया गया है और मैंने भी पर्सनली 120 FPS पे चेक करा था, बट मेरा ये सजेशन है 90 FPS पे फॉर सम रीजन BGMI इस फोन में ज़्यादा स्मूथ चलती है। जब बहुत ज़्यादा एक्शन हो रहा होता है ना, तो जब 90 FPS पे मैं खेल रहा था तो फ्रेम ड्रॉप्स बहुत ना के बराबर होते हैं, हर तरीके से हर तरफ से गोलियां आ रही है तब भी। लेकिन 120 FPS पे फॉर सम रीजन जब गेमिंग कर रहे होते हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्शन हो रहा हो तब कभी कभी फोन्स थोड़े से फ्रेम्स ड्रॉप कर देता है। चिपसेट केपेबल है, आई गेस थोड़ी सी और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। तो अगर आपको ग्राफिक डिमांडिंग गेम्स खेलनी है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर दिन में 1 से 1.5 घंटा गेमिंग करते हो उसके बाद भी ये फोन आपको एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देता है। 7000 mAh से ज्यादा बैटरी कैपेसिटी इसमें दी गई है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को डिसेबल रखना। अगर उसे अनेबल रखोगे, गेमिंग भी करोगे, फोन को ज्यादा पुश करोगे, देन हो सकता है आपको फोन को 7-8 बजे रात को एक बार चार्जिंग पे लगाना पड़े। 15-20 मिनट भी चार्जिंग पे लगा दोगे तो फोन 50% चार्ज हो जाता है। ये एक खासियत होती है ओप्पो वीवो जैसे फोन्स की। 80 वॉट 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग इनमें दी गई है। इस फोन को ओवरऑल भी यूज करने में बहुत मजा आ रहा था। इसमें जो हैप्टिक्स हैं उसको यूजर इंटरफेस में ओप्पो ने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करा है, जस्ट लाइक इनके प्रीवियस मॉडल्स। वो हैप्टिक्स दिए गए हैं एंड एक चीज बता दूं, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करी, प्रॉपर हैप्टिक वाइब्रेशन मोटर का यूज करा है। कोई स्मॉल साइज की वाइब्रेशन मोटर यूज नहीं करी जैसा कि OnePlus 15 में बताया था। उस फोन के हैप्टिक्स उतने अच्छे नहीं हैं। OnePlus 15 की एक और चीज है जो उतनी अच्छी नहीं है, वो पता चला मेरे को, आपको नहीं पता चलेगा, मुझे पता चला क्योंकि OnePlus 15 इससे पहले रिव्यू करा है मैंने। जस्ट उसके बाद मैं जब इसको होल्ड करता हूँ और जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको होल्ड किया था, फॉर सम रीजन दोनों में एल्यूमिनियम फ्रेम है बट इसका फ्रेम ज्यादा प्रीमियम और पता चलता है मेटल का फोन आपने होल्ड करा हुआ है, फ्रेम बहुत प्रीमियम फील देता है। OnePlus का पता नहीं क्यों थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा फील होता है। जो साइड का फ्रेम है वो मेटल ही, प्लास्टिक नहीं है, बट फील वो प्लास्टिक जैसा होता है। बाकी दोनों OnePlus एंड ओप्पो बहुत मिनिमल डिजाइन के साथ आते हैं एंड
बस यहाँ पे ओप्पो का लोगो है बैक साइड पे, अदरवाइज दिखने में दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओप्पो Find X9 की थिकनेस काफ़ी कम है, स्लीक फील होता है अगर कंपेयर करें Find X9 Pro से। मैं अभी Find X9 Pro यूज़ कर रहा हूँ, इसका रिव्यू बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हाँ, सब्सक्राइब कर देना। अच्छा एक बात बताओ, वीडियो पे अगर 2000 लाइक्स कर दोगे तो मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर दूंगा। इन दोनों फोन्स के प्राइस में ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, 35 to 40,000। अगर इनका कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना और 2000 लाइक्स कर देना इस वीडियो पे। सर्दियाँ हैं, बाहर निकल के ठंड में हालत ख़राब हो जाती है कैमरा टेस्ट करने में, मेरी भी और मेरी टीम की भी। इतना तो कर ही दो। काफ़ी लाइट वेट भी है ये Find X9 कंपेयर टू Find X9 Pro। सो अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन्स पसंद है देन इसमें स्क्रीन साइज 6.3 इंच का तो नहीं है, जस्ट लाइक Vivo X300 या Xiaomi 15, तो उतना कॉम्पैक्ट नहीं है। स्टिल ये फोन आपको पसंद आएगा क्योंकि स्क्रीन साइज बहुत थोड़ा सा बड़ा है, 6.59 इंचेस की इसमें डिस्प्ले दी गई है। विड्थ उतनी ज्यादा नहीं है, जिस वजह से एक हाथ से फोन जब मैं यूज कर रहा था स्पेशली विदाउट केस, तो ये कंफर्टेबल फील होता है। बाकी फोन्स थोड़े और कंफर्टेबल फील होते हैं, उनका स्क्रीन साइज छोटा है, बट आप बात समझ गए हो। तो फोन का डिजाइन बहुत बढ़िया है और ये स्पेशली रेड कलर में आपको कैसा लग रहा है ये भी अपना कमेंट में ओपिनियन देना। डिजाइन वगैरह सब कुछ हो गया। फाइनली इस फोन को रेकमेंड करने का एक और मेन रीजन है मेरे पास। सॉफ्टवेयर एक चीज हो गई, बिल्ड क्वालिटी दूसरी चीज हो गई, थर्ड रीजन इस फोन के कैमरास। कैमरा सेंसर का साइज 1/1.4 इंच है। आई नो इससे और बड़े कैमरा सेंसर आपको इस सेगमेंट में मिल जाएंगे, कंपटीशन में Vivo दे देता है, Xiaomi 15 दे देता है। हमें मतलब है इमेज प्रोसेसिंग ब्रांड ने कैसे करी है उससे। सेकंड जो मेन मैं ध्यान देता हूं आजकल, वो देता हूं पेरिस्कोप लेंस पे, कि पेरिस्कोप लेंस का साइज भी बड़ा होना चाहिए। इसमें 1/1.95 इंच का सेंसर साइज है। द बेस्ट पार्ट इज अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर का साइज छोटा है, बट इमेज प्रोसेसिंग पता नहीं कैसे ओप्पो ने इतनी अच्छी कर दी कि मैंने जब इमेजेस कंपेयर करी प्राइमरी सेंसर की, पेरिस्कोप लेंस की और इवन अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर की, लो लाइट में भी फॉर सम रीजन इतनी नॉइस जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर में देखने को नहीं मिलती, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर डे लाइट में भी आ जाता है, बिकॉज डे लाइट में तो ऑब्वियसली जब सफिशिएंट लाइट होती है तो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर काफी शार्प डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर कर लेता है। कलर साइंस का डिफरेंस थोड़ा सा हो सकता है, बट प्राइमरी सेंसर से जब अल्ट्रा वाइड पे स्विच करते हैं या पेरिस्कोप पे शिफ्ट करते हैं तो जितना कलर्स में डिफरेंस दूसरे फोन्स में देखने को मिलता है उतना ओप्पो Find X9 में देखने को नहीं मिला। सो इन टर्म्स ऑफ कलर कंसिस्टेंसी इट्स अ गुड फोन। अब कलर साइंस कैसी है वो बताता हूँ। ज़्यादातर हम अपने दोस्तों की, फैमिली मेंबर्स की ह्यूमन सब्जेक्ट की इमेजेस कैप्चर करते हैं, उसके लिए प्राइमरी सेंसर यूज़ करोगे आप, और पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए आप पेरिस्कोप लेंस को यूज़ करने वाले हो। कभी कभी इमेजेस में स्पेशली डे लाइट में थोड़ी सी ये स्किन टोन्स को ब्राइट कर देता है, मतलब अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क साइड पे है तो उसको ये फेयर कर देगा। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट भी जब हिट कर रही होती है तो कभी कभी बहुत रेयर होगा कि कुछ कुछ एरियाज ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, अदरवाइज कलर साइंस इज गुड, वाइट बैलेंस भी ठीक है। थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट ज्यादा कंप्लेन मैं नहीं करूंगा। द बेस्ट पार्ट इज कि इमेजेस में डिटेल सफिशिएंट होती है, और जब भी स्पेशली हम इसके पेरिस्कोप लेंस से, ये 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, तो जूम करके इमेजेस तो अच्छी आ ही जाती हैं, बट पेरिस्कोप लेंस से जब पोर्ट्रेट्स कैप्चर करोगे 70 mm पे, देन जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। मतलब एक तो एजेस ये बहुत नीटली डिटेक्ट करता है, ऐसा ज़्यादा स्मज्ड एजेस देखने को नहीं मिलती। एंड Vivo X300 से जब इसका मैंने कैमरा कंपेयर करा था तो Vivo फॉर सम रीज़न, जैसे कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, इसका एक ये नेगेटिव पॉइंट है, Vivo स्किन स्मूथनिंग ज़्यादा करता है, एंड जो स्किन टेक्सचर है वो उतना नेचुरल नहीं लगता जितना ओप्पो की इमेजेस में लगता है। तो ये एक मेन एडवांटेज मिल जाता है ओप्पो को, एंड मुझे पर्सनली इसके पोर्ट्रेट शॉट्स ज़्यादा बेटर लगे, बिकॉज ये स्किन के टेक्सचर को अच्छे से मेंटेन करने के साथ साथ इमेज में डिटेल्स भी सफिशिएंट रहती हैं। जूम करके भी दिखा रहा हूँ, पिक्चर्स एकदम शार्प है। और जब हम लो लाइट में मूव करते हैं तो इस फोन का जो पेरिस्कोप लेंस है वो लो लाइट में भी बहुत इंप्रेसिव परफॉर्म करता है। इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी है, इमेजेस में नॉइस बहुत कम है, बहुत बहुत कम, एंड उसके बाद भी कलर्स अच्छे से मेंटेन्ड है, डिटेल सफिशिएंट है, एंड वाइट बैलेंस भी ऑन पॉइंट देखने को मिलता है। इनफैक्ट लो लाइट में कॉम्प्लेक्शन को ये उतना ज़्यादा फेयर भी नहीं करता जितना डे लाइट में करता है, मतलब इतना एविडेंट नहीं है जो डिफरेंस है। सो ओवरऑल डे लाइट लो लाइट में ये पेरिस्कोप लेंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर प्राइमरी सेंसर से भी इमेजेस कैप्चर करोगे तो वो भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उसका सेंसर साइज तो और बड़ा है, सेंसर में लाइट ज़्यादा इंटर हो पाती है, इमेजेस में नॉइस और कम देखने को मिलती है, कलर साइंस बहुत अच्छी है। लो लाइट में ये कुछ इमेजेस जूम करके भी दिखा रहा हूँ, आप
टेक्सचर तक देख सकते हो कितना शार्प आया है। इन शॉर्ट इमेजेस कैप्चर करने के लिए चाहे लाइट सफिशिएंट हो चाहे ना हो, Oppo Find X9 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। एंड आपको याद दिला दूं, ये वही कैमरा सेटअप है जो लास्ट ईयर OnePlus 13 में था। OnePlus 15 के कैमरास डाउनग्रेड हुए हैं, बट लकीली Oppo Find X9 के कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आपको सेल्फीज कैप्चर करनी है देन इसमें एक चीज थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है कि फ्रंट कैमरा फिक्स्ड फोकस है, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग अगेन इतनी अच्छी करी है कि कुछ सेल्फीज तो ये Vivo X300 से भी बेटर कैप्चर कर लेता है, जिसमें ऑटो फोकस भी दिया गया है फ्रंट कैमरा में। इसमें स्किन टोन्स बहुत अच्छे से ही मेंटेन कर रहा है, चाहे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही हो या ना कर रही हो, दोनों टाइम पे बहुत अच्छे से स्किन टोन्स को मेंटेन करते हुए सफिशिएंट डिटेल्स के साथ एंड गुड डायनामिक रेंज इमेजेस में मेंटेन कर लेता है इसका फ्रंट कैमरा। सो यस, ये फिक्स्ड फोकस कैमरा है, बट सेल्फीज बहुत कमाल की ये कैप्चर कर लेता है। नाउ वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें देन 4K वीडियोस डिटेल्ड हैं एंड थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन बस और बेटर हो सकती थी एंड एक्सपोजर शिफ्ट थोड़ा सा और स्मूथ हो सकता था। आई मीन अगर आप पूछ रहे हो कि मैं किस फोन के कंपैरिजन में बोलूं कि और स्मूथ हो सकता था, देन मेरे दिमाग में इस सेगमेंट में आने वाला एक ही फोन और आता है, वो है iPhone 17, जो बहुत बेटर है 4K वीडियोस रिकॉर्ड बहुत बेटर कर लेता है कंपेयर टू Oppo Find X9। बट वो आपको पता तब चलता है जब आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हो। लेकिन हाँ, इमेजेस कैप्चर करने की जब बात आती है देन iPhone 17 स्पेशली लो लाइट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना Oppo Find X9 कर लेता है। एंड ऑब्वियसली आईफोन में पेरिस्कोप लेंस तो आता ही नहीं, तो वो कमाल की वो डिफरेंट फोकल लेंस पे जो हम पोर्ट्रेट्स कैप्चर करते हैं वो आईफोन से कैप्चर करना पॉसिबल ही नहीं है। अनटिल अनलेस यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, फोन से ज्यादा व्लॉगिंग करनी है, तो iPhone 17 पे जाना बहुत प्यारा कमाल का फोन है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। बट अगर इमेजेस ज्यादा कैप्चर करनी है देन आपको Oppo Find X9 कंसिडर करना चाहिए। ये था पूरा कैमरा का कंक्लूजन। स्टिल कोई बात अगर और जाननी हो तो इसका मैंने डिटेल में कैमरा कंपेयर करा है Vivo X300 से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस वीडियो पे 2000 लाइक्स कर दोगे, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दोगे, मैं सारे फोन्स खुद परचेज करता हूँ, ये बात आपको पता है, तो कंटेंट अनबायस्ड भी होता है एंड मैं खुल के सारी बातें बोल पाता हूँ। तो बस सपोर्ट चाहिए आपका। 2000 लाइक्स करते ना, मैं Find X9 Pro से भी इसका कैमरा डिटेल में कंपेयर कर दूंगा। फाइनली रिव्यू को कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, येस Oppo Find X9 थोड़ा ओवर प्राइस्ड ज़रूर है, स्टिल इस फ़ोन को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ बिकॉज मुझे पर्सनली इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद ऐसा फील होता है दैट 90% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू लव दिस फ़ोन। कुछ कमियां हैं जो मैंने बताई, कुछ ऐसी जगह कॉस्ट कटिंग करी है जिसकी वजह से ये फ़ोन ओवर प्राइस्ड भी फील होता है, बट देन आपके पास एक ऑप्शन है कि या तो आप थोड़े पैसे बचा के सेकेंड हैंड कंसिडर कर लो, तो थोड़े पैसे बच जाएंगे। दूसरी चीज, इफ यू आर समवन हुज कमिंग फ्रॉम अ सैमसंग और अ पिक्सल, देन आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना प्रीमियम शायद ना लगे जितना वो दोनों ब्रांड्स ऑफर करते हैं। बट देन अगेन आई रिपीट, अगर आप सैमसंग या पिक्सल फोन्स की तरफ जाते हो तो उनकी कैमरा क्वालिटी फ्लैगशिप फोन्स में भी अब उतनी अच्छी नहीं रही, स्पेशली लो लाइट में इमेजेस में काफ़ी नॉइस होती है। एंड Find X9 इज़ अ फ़ोन जो एक ओवरऑल बैलेंस्ड फ़ोन है। कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के साथ आपको 10-15 दिन लगेंगे, आप यूज टू हो जाओगे, हैप्टिक्स काफ़ी अच्छे हैं, तो फ़ोन यूज़ करने में, इंटरेक्ट करने में फ़ोन के साथ प्रीमियम फील ज़रूर आती है। और फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है, मिनिमल सा डिज़ाइन है। इन रीजंस की वजह से मैं इस फ़ोन को डेफिनेटली रिकमेंड ज़रूर करूँगा। हाँ, अगर आप Vivo X300 कंसिडर कर रहे हो देन उसके रिव्यू का वेट कर लो, बहुत जल्द मैं उसका रिव्यू करूंगा। फिलहाल सिर्फ एक हिंट दे देता हूं कि उस फोन के सॉफ्टवेयर में कुछ ज्यादा इश्यूज हैं, जिस वजह से खुल के रिकमेंडेशन Vivo X300 की तरफ मेरी कम है और Find X9 में ज्यादा रिकमेंड करूंगा। बाकी रिव्यू का वेट करो, बहुत जल्द करूंगा। उम्मीद करता हूं कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।